नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी ट्रिक्स में और मैं हूं सारिका। तो आज की इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है गांधी युग पर। वीडियो में मैंने गांधी जी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन है उनको पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी युग। इसे मैंने यहाँ 4 भागों में डिवाइड किया जिससे कि आप सनों को याद रख पाएंगे और कहानी को रिलेट कर पाएंगे। शुरू में हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। आई नो आप सभी ने इसे स्कूल में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ कुछ बुनियादी बातों पर एक बार नजर फेर लेते हैं। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में होता है। ये अपनी शिक्षा के दौरान 1889 से 91 तक ब्रिटेन में रहते हैं और 1891 में ये बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत वापस आते हैं वकालत करने के लिए। इसी क्रम में इनकी एक व्यापारी से मुलाकात होती है जो इन्हें दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव देता है। गांधी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहां 1893 से 1915 तक रहते हैं और 1915 में और 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौट आते हैं, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर शुरू होता है भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 1917 में शुरू होता है। तब वास्तव में गांधी युग भी यहीं से शुरू होता है। 1917 से लेकर के 1947 तक चलता है गांधी युग। तो चलिए अब इनको डीपली समझ लेते हैं। तो पहले नजर डालते हैं गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन पर। जो गांधी जी का वास्तविक नाम है वो है मोहनदास। इनके दोस्त प्यार से मोनिया कहा करते थे। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। गांधी जी का जन्म, जैसा कि मैंने अभी बताया, 2 अक्टूबर 1869 को होता है गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई गांधी जी थी। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में छात्र जीवन में ही कस्तूरबा गांधी जी से हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, गांधी जी आगे की शिक्षा ब्रिटेन में रहकर पूरी करते हैं, तो 1889 में वे कानूनी शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। वह 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके भारत लौट आते हैं वकालत करने के लिए। इसी क्रम में 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था, उनसे गांधी जी की मुलाकात होती है। वे गांधी जी के सामने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव रखते हैं। गांधी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद गांधी जी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहां उन्होंने देखा कि गोरे काले लोगों के बीच में भेद किया जा रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटित होती है जो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। वो घटना होती है उसी साल 7 जून 1893 की, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं। उस ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान रंगभेद के चलते बीच यात्रा में ही एक स्टेशन पीटरमैरिट्सबर्ग में अंग्रेजों द्वारा ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। यह घटना रेल कांड के नाम से भी जानी जाती है। इस घटना के बाद गांधी जी प्रण लेते हैं कि अब इस रंगभेद की प्रथा को समाप्त करके रहेंगे। इसी क्रम में तब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, जैसे कि 1894 में गांधी जी द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। उसके बाद 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में ही। उसके अगले ही साल 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की जाती है गांधी जी द्वारा, जो कि डरबन से 84 मील दूर ही स्थित था। के बाद 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है, जो कि उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन होता है। तो गांधी जी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन पूछा जाए तो वो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था। उसके बाद 1909 में गांधी जी द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम था हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, जो कि गुजराती भाषा में गांधी जी ने लिखी थी। इसी समय गांधी जी पर लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तकों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, अर्थात गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तकों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी भारत वापस आते हैं, इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2003 से हर दूसरे वर्ष मनाया जाता है। जब गांधी जी भारत वापस आए उस समय उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, अर्थात उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। जब गांधी जी भारत वापस आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध जारी था, जो कि 1914 से 1918 तक चला था।
प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के जो वायसराय थे, पहले थे लॉर्ड हॉर्डिंग जो कि 14 से 16 तक रहे थे, और दूसरे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 16 से 21 तक रहे थे। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि जब गांधी जी भारत वापस आए तब प्रथम विश्व युद्ध जारी था। तब में गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद करने की नीति को बढ़ावा दिया और भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय अंग्रेजी सेना में भर्ती हो सकें, ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरमी से व्यवहार करें। इसका परिणाम ये निकलता है कि भारतीयों द्वारा गांधी जी को भर्ती करने वाला 100 जन की संख्या दे दी जाती है। फिर अगले साल 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। इसी समय गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने लगे थे और भारत के राजनीतिक बिंदुओं के साथ जुड़ भी गए थे। इसके बाद अगले ही साल 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है, चंपारण आंदोलन, जो बिहार के चंपारण में होता है। अच्छा, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो वो था चंपारण आंदोलन। या फिर ये पूछा जाए कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है, और अगर इनके जीवन काल का पहला सत्याग्रह आंदोलन पूछा जाए तो वो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया गया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन था क्या, क्यों शुरू हुआ था, इसके विषय में जान लेते हैं। तो चंपारण जो कि बिहार में स्थित है, वहां के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और बिहार की 3 कठिया प्रणाली के विषय में बताते हैं। तो 3 कठिया प्रणाली क्या थी? इस प्रणाली के तहत किसानों को 20 कट्ठे की भूमि में से 3 कट्ठे की भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों द्वारा, और वो भी वे 3 कट्ठे जो पूरी भूमि का सबसे उपजाऊ पार्ट होता था। और क्योंकि नील की फसलों की जो जड़ें होती थी वो बहुत ज्यादा लंबी होती थी, जो उपजाऊ भूमि को बंजर बना सकती थी, इसीलिए किसान बहुत दुखी थे। तब गांधी जी राजकुमार शुक्ल के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और उनके साथ बिहार चले जाते हैं। वहां उन्होंने किसानों की बुरी हालत पर दृष्टि डाली और उनकी तकलीफ को समझते हुए इस 3 कठिया प्रणाली के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है और सभी करों को 25% तक माफ कर दिया जाता है। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित होती है और इसी क्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान करते हैं, जिसके बाद से गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगता है। उसके अगले ही साल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है, जो कि अहमदाबाद में स्थित कपड़ा मिल के मजदूरों के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में था। यहाँ इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की और यह आंदोलन भी सफल होता है। तो उसी साल 1918 में गांधी जी द्वारा एक नया आंदोलन गुजरात में शुरू किया जाता है, जो कि होता है खेड़ा आंदोलन। यह आंदोलन किसानों के साथ अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ किया जाता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का साथ देते हैं। होता यूं है कि किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार उनसे कर वसूलने पर अड़ी रहती है। तब गांधी जी यह खेड़ा आंदोलन शुरू करते हैं किसानों के साथ मिलकर, जिससे कि उन्हें कर ना देना पड़े। अब आता है साल 1919, जिस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो कि 1916 से 1921 तक रहे थे। इनके समय काल में 3 एक्ट हुए थे, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। तो 1919 की ही ये प्रमुख घटनाएं हैं। तो मार्च 1919 में एक आंदोलन शुरू होता है, खिलाफत आंदोलन, जो कि अली बंधुओं शौकत अली व मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया जाता है। क्यों शुरू किया जाता है ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए शुरू किया था क्योंकि उस समय तुर्की के खलीफा, जिन्हें सारे विश्व के मुस्लिमों के गुरु कहा जाता है, उनके साथ ब्रिटिश सरकार दुर्व्यवहार करती है, जिसके विरोध में अली बंधु द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाता है। गांधी जी द्वारा भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, क्योंकि चाहते थे कि भारतीय मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले। इसी समय जब गांधी जी खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व में बिजी होते हैं, उसी समय भारत में एक नया एक्ट, रॉलेट एक्ट लाया जाता है। हम 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तब गांधी जी और सभी भारतीय सोच रहे थे, जैसा कि हमने बताया था कि गांधी जी ने कहा भारतीयों को ब्रिटिश सरकार में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो गांधी जी और सभी भारतीय ऐसा सोच रहे थे कि जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन इस क्रम में कुछ अच्छा नहीं होता और एक एक्ट, रॉलेट एक्ट लाया जाता है भारत में। रॉलेट एक्ट, जिसमें भारतीयों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। यह एक्ट 19 मार्च 1919 में लाया जाता है। इस एक्ट के तहत किसी भी इंसान को मात्र संदेह होने पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए वो
इसीलिए इस एक्ट को काला कानून, बिना अपील, बिना वकील व बिना दलील का कानून कहा गया। इसी एक्ट के तहत पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी व रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है और वहां इसी के विरोध में भाषण चल रहा होता है। उसी समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा भीड़ पर गोली चलवा दी जाती है और इस घटना में बहुत सारे भारतीय मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल होते हैं। 1919 की उन सभी घटनाओं को देखते हुए अगस्त 1920 में एक नया आंदोलन शुरू करते हैं, असहयोग आंदोलन। यह अहिंसक होता है, ब्रिटिश सरकार के बहिष्कार के लिए होता है। ब्रिटिश सरकार की सेवाएं होती हैं, सामान होता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है इस आंदोलन के तहत। इसी के क्रम में गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दी थी उसे त्याग दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में दिया, जो कि अगस्त में हुआ था, जिसे सभी नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद उसी साल 1920 में ही कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कि दिसंबर में होता है, इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया जाता है। प्रारंभ में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट जैसे बड़े नेताओं द्वारा इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया गया था और एनी बेसेंट ने तो इसे मूर्खतापूर्ण आंदोलन भी कहा था। आंदोलन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे कई बड़े नेता इसके साथ जुड़ने लगते हैं। इसी के बाद साल 1922 में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो जाता है गोरखपुर के चौरी चौरा में। यहाँ पर जो ग्रामीण होते हैं वो 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा देते हैं, जिससे सभी पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इतना हिंसात्मक कार्य देखकर गांधी जी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं। अब जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा होती है, तब फिर से मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता इस बात की आलोचना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने तो इसे राष्ट्रीय संकट बताया था। इसके बाद भी कुछ नेता गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होते और ऐसे में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास द्वारा एक नई पार्टी की शुरुआत की जाती है, जो स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना इलाहाबाद में मार्च 1923 में की जाती है। जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय क्षेत्रों में भारतीयों को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी और स्वराज पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य यह था, इन प्रांतीय चुनावों के माध्यम से स्वराज पार्टी के जरिए ब्रिटिश सरकार में घुसकर अंग्रेजों की नीतियों को चुनौती दी जाए। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद चित्तरंजन दास और गांधी जी के जो विचार थे काफी अलग अलग हो गए थे, तो उनकी जो आपस में बैठक कराई गई थी उसे गांधीदास पैक्ट कहा जाता है, जो कि 1924 में हुई थी। फिर 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी द्वारा। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन क्यों चलाया गया? भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार कराने के लिए और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए। यह असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को डीपली समझ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 से 1934 तक चलता है, यह एक टाइम पर नहीं भी चला था। इसका तात्पर्य यह है कि यह 2 चरणों में चलता है। एक तो 1930 से लेकर के 31 तक, उसके बाद 32 से 34 तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया था? क्या था ये आंदोलन? तो 1930 में गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगों को रखा, जिसमें भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि जैसी मांगे थी। लेकिन लॉर्ड इरविन ने इनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इसी क्रम में गांधी जी ने 1930 में ही दांडी मार्च की शुरुआत की, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। यह मार्च नमक कर के विरोध में होता है। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से दांडी तक, जो कि गुजरात में स्थित स्थान है, वहां तक की जाती है। इसमें 78 सहयोगी भाग लेते हैं और 241 मील की दूरी तय करते हैं। इसी आंदोलन में दांडी मार्च में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी के किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही, तो दांडी मार्च में। यह आंदोलन इतना ज्यादा प्रभावशाली रहा कि जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी व नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। 1930 में दांडी मार्च चलाया। उसी समय यहाँ 1930 से 32 तक गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, जो कि ब्रिटेन में हो रहे थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। गोलमेज सम्मेलन, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किए गए 1930, 31 और 32 में। 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जहां कांग्रेस और गांधी जी भाग नहीं ले पाते क्योंकि वे दांडी मार्च यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी होते हैं।
लॉर्ड इरविन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से काफी परेशानी होती है और वे गांधी जी के साथ समझौता कर लेते हैं 1931 में। जब गांधी जी के साथ 1931 में समझौता हो जाता है, तब जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, वहां पर गांधी जी जाते हैं और कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अंग्रेजों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि 1932 में गांधी जी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से शुरू होकर 1934 तक चलता है। इसी प्रकार ये 2 चरणों में पूरा होता है, 1930 से 31 तक। फिर सम्मेलन में भाग लेते हैं 31 में, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। फिर ये 32 से लेकर 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना जारी रखते हैं। इसी बीच भीमराव अंबेडकर जी, जो कि दलितों का नेतृत्व कर रहे थे, वे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। फिर आता है 1932 में पूना पैक्ट समझौता, जो कि 24 सितंबर 1932 को होता है। ये क्यों होता है? जब 1932 में 3rd गोलमेज सम्मेलन होता है, तब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है और अंग्रेज इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं। तब दलितों के लिए 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की गई। इस घोषणा को सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को इसलिए स्वीकारते हैं जिससे कि भारतीय हिंदू समाज व राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर हो जाए। लेकिन गांधी जी ने इस फैसले का विरोध किया और वे अनशन पर बैठ जाते हैं। काफी सोच विचार के बाद भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की एक बैठक होती है, जो कि यरवदा सेंट्रल जेल में होती है, जो कि पूना में है, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। ये बैठक 24 सितंबर 1932 में, यानी कि मैंने बताया पूना पैक्ट समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाने का फैसला कर लिया जाता है, अर्थात प्रांतीय चुनाव क्षेत्रों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया जाता है और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब साल 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, जो कि महाराष्ट्र के पनवार में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट जैसे आंदोलनों के बाद कुछ समय तक आंदोलन के दौर में कुछ विराम मिल जाता है। इसके बाद 1940 में गांधी जी द्वारा उनकी एक रणनीति के तहत व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है, जिसमें विनोबा भावे प्रथम प्रतिभागी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व ब्रह्मदत्त तृतीय प्रतिभागी होते हैं। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन क्यों होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि वे भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कर सकें, जैसे कि उन्होंने पहले करा। इसी क्रम में बहुत सारे प्रतिनिधि भारत आते हैं और परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी, वैसा ही धोखा वे इस बार भी कर सकते थे और यह बात भारतीयों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी। इसीलिए कोई भी भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते थे। इसी क्रम में क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आता है, जो कि सफल नहीं हो पाता और क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा कहा जाता है कि यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक करा दिया जाता है। क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, तब गांधी जी को लगता है कि एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए। इसी क्रम में वे 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, जिसके तहत गांधी जी सहित कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा जाता है। अंग्रेजों की ओर से इस आंदोलन को पूरी तरह दबाने की कोशिश की जाती है, परंतु दूसरी पंक्ति के नेताओं द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से इस आंदोलन को जारी रखा जाता है। इस प्रकार यह आंदोलन अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ादी मिल जाती है। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।